हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है। ऐसे में यूजीसी नेट से रिलेटेड जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, यानी जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हैं, वो आप सभी लोगों के सामने एज अ प्रैक्टिस सेट, एज अ मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ रहे हैं, पैटर्न कैसा आ रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन की लेंथ कितनी आ रही है, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देखने जा रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर आपका जनवरी 2025 का है। यानी जनवरी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आया है, वहां से ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए गए हैं। तो जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। देन फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चंस को। यूजीसी नेट पेपर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम से जुड़े हुए। जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवाइज्ड भी हो सकती हैं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यूजीसी नेट लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कल भी करवाए थे। अगर आपको याद हो तो जिसने भी कल अटेम्प्ट किया था, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो जल्दी से एक बारी कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको पता है। कल ये क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आप लोगों को, उसी से ही जुड़े हुए आपसे आंसर पूछे जा रहे हैं। बाकी आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपने कल का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आराम से इस क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे कि क्या है इनके क्वेश्चन के सही आंसर। टाइम है आप लोगों के पास में, आंसर करना है सिर्फ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर ये लोग इस समय क्या कर रहे हैं ना, आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया था, सही आंसर बताया था ऑप्शन नंबर B, C, D। कुछ क्वेश्चंस यहाँ हो चुके थे तो उनको छोड़कर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिनको भी ये क्वेश्चंस देखने हैं कल की वीडियो में देख सकते हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं जहां से हमें आगे पढ़ना था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कल कर चुके हैं। तो यहाँ पर थे हम लोग, ये भी कर लिया था, जहाँ पर जो है ये बिल्कुल SMCR भी कर लिया था, स्टोरेज भी कर लिया था, क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन, ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ ठीक है, यहाँ से हम लोगों को करना था, यहाँ से क्वेश्चन करना था। तो यहाँ आज हम लोग क्वेश्चन 1 ले लेते हैं आज के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो यहाँ से ही हम इसको नंबर 1 पे मान लेते हैं। बिल्कुल, आज DI भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि नया है आज, तो स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंस? कौन सा गलत है अनुपलब्धि के संदर्भ में? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करना शुरू करेंगे अब। आपको पता है एग्जाम में इस समय मेरिट पे सिलेक्शन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको लेने जरूरी हैं। अर्पित ने कहा है ऑप्शन नंबर A, देखते हैं सही है या नहीं। सही आंसर है B, घट कपड़ा नहीं है, प्रध्वंस भाव दर्शाता है। तो ये जो है ये गलत है, जबकि घट का अस्तित्व होगा, प्राग भाव दर्शाता है। वायु का कोई रंग नहीं है, अत्यंत अभाव दर्शाता है। वायु में रंग नहीं होता, अत्यंत अभाव। A भी नहीं है, अनन्य भाव को दर्शाता है। 3 तरीके के यहाँ भाव है, प्राग भाव हो गया, प्रध्वंसा भाव हो गया, अत्यंता भाव और अनन्य भाव। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है कि अगर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो एटलीस्ट हम उसको सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2, किसके बारे में है? साहित्य की समीक्षा। सबसे पहले आपका यही पूछा जाता है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले रिसर्च में क्वेश्चन और उसके बाद ही आपकी जो लिटरेचर रिव्यू आता है वो आता है। तो यहाँ पर उसके बारे में है कि कौन सी चीज है जो गलत है लिटरेचर रिव्यू के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, अश्मिता ने कहा है ऑप्शन नंबर A, बिल्कुल सही है। साहित्य समीक्षा अनुसंधान प्रक्रिया का अभिन्न भाग नहीं है।
ये गलत है क्योंकि वो अभिन्न भाग है। इन्होंने कहा लिटरेचर रिव्यू इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, जबकि रिसर्च प्रोसेस का दूसरा ही स्टेप ये है कि जहां पर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, 10वीं पंचवर्षीय योजना ने किसके महत्व को स्वीकार किया? क्वेश्चन नंबर 3। पॉपुलेशन स्टडी, एक्सटेंशन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सोशल वर्क? देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 10वीं पंचवर्षीय योजना ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 4, फास्ट आंसर करिएगा क्योंकि एग्जाम में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 3 घंटे मिलेंगे जिसमें आपको दोनों ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। When was NICNET program started in India? निकनेट प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए, 1987। भारत में निकनेट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1987। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से SO2 के पर्यावरण पर होने वाले प्रमुख प्रतिकूल प्रभावों की पहचान की। SO2 की वजह से कौन सी चीजें हैं जो हो रही हैं? Identify the major adverse effect of SO2 on the environment from the following. क्वेश्चन नंबर 5 फास्ट आंसर करेंगे। 5 का आपने कहा है भक्ति डी, देखते हैं सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 डी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक तो SO2 की वजह से अम्लीय वर्षा होती है और दूसरा श्वसन विकारों की घटना होती है, यानी अकरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर SO2 की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर करना शुरू करेंगे आप। कक्षा में विद्यार्थियों की संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए इनमें से कौन सी चीज है जो सही है? क्वेश्चन नंबर 6। देख सकते हैं लेंथ, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम में अगर आप इस तरीके की तैयारी नहीं करके जाएंगे तो आपको ही लगेगा कि यार ये क्या चीज है, यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एक्टिव हो, किसमें क्लास में इंगेजमेंट उसकी बढ़े, तो हमें क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे। कैसे हम इंगेज कर सकते हैं कैंडिडेट्स को? क्वेश्चन नंबर 6 इंक्रीज टीचर सुपरविजन, शिक्षण के परिवीक्षण में वृद्धि करके, कक्षा की अपेक्षाकृत अल्प अवधि करके, इसके आगे क्या किया जा सकता है इसके बारे में अनवरत संकेत दे करके, या एक्टिविटी विद क्लैरिटी डिफाइंड स्टेप। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी। आगे क्या करने वाले हैं हम, ठीक है, इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हमारा कौन सा डिस्कशन होने वाला है, इसके बारे में संकेत करके एक कहते हैं ना क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं। दूसरी चीज है एक्टिविटीज विद क्लैरिटी डिफाइंड स्टेप, स्पष्ट रूप से परिभाषित चरणों के साथ कार्यक्रम। तो जब ये चीजें होंगी, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने आपको आज ये क्वेश्चन कराया है, अभी आके सीरीज में आपको DI के क्वेश्चन करवाएंगे, तो जो भी कैंडिडेट इस चीज के लिए इंटरेस्टेड होंगे वो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व होंगे, इंगेज होंगे और क्लास को देखेंगे। तो इंटरेस्ट बनाए रखना भी जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7
फिर से एक टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं सेल्फ रेगुलेटेड क्या चीज होती है, आपको ये पता होगा तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। सेल्फ रेगुलेटेड बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे तो कर लेंगे। सेल्फ यानी खुद से, जब हम खुद से हमें सब चीजें करनी हो उस कंडीशन में क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, आपको पता है। तो ऐसे में एज अ टीचर आपको यहां पर कमेंट करना है, एज अ टीचर आपको समझ के आंसर करना है कि अगर हम हो वहां पे कंडीशन हो तो क्या आंसर करेंगे। तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर कैसा होता है, जो खुद से सारी चीजें करता है। तो उत्तम तकनीकी ज्ञान तक पहुंच हेतु साधनों की उपलब्धता, उत्तम ध्यान, स्मृति और अनुचिंतन, भविष्य की समुचित योजना उन्हें लागू करने का कौशल या स्वयं विषय कार्य के बारे में ज्ञान और सीखने की रणनीतियां। 7 का बिल्कुल सही है। सेल्फ, अबाउट सेल्फ ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, वही चीज है यहाँ पे, बस इसी चीज को पकड़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग वाला, आंसर करना शुरू करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8, किसके बारे में है? क्लासरूम कम्युनिकेशन टूल, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम और प्रोजेक्टर किसके लिए यूज होता है? किसके लिए इनका यूज होता है, यही चीज आपको बतानी है यहाँ पे। जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, आपको पता है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, औपचारिक लिखित संचार का उपकरण। हम लिखित संचार की बात करें, डिवाइस ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईमेल का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दूरवर्ती यानी डिस्टेंस टीचिंग के लिए, चर्चा मंच यानी डिस्कशन फोरम, डिस्कशन कर रहे हैं कंटिन्यू, हमें फीडबैक मिल रहा है तो फीडबैक एंड डिफरेंस पर्सपेक्टिव के लिए, और प्रोजेक्टर किसके लिए है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कभी कभी सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हो सकता है अभी एग्जाम आने वाला है, आप इसको दोबारा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये आपके ऊपर है, बट जो अभी क्लास में आप लोग देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से आप रीड करते चलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, कल्याण और संबंधित विषयों संबंधी यूजीसी की जो समिति थी, यूजीसी कमेटी ऑन वेलफेयर एंड अलाइड मैटर्स, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको स्टार भी दूंगी क्योंकि पीवाईक्यू में पहले भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी से। कल्याण और संबंधित विषयों संबंधी यूजीसी समिति जो बनी थी, कमिटी ऑन वेलफेयर एंड अलाइड मैटर्स 1968, टी सेन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आयशा, मैथ का क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आ गया एग्जाम में तो क्या करेंगे? मान लीजिए हमें कई बार ऐसा भी है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, तो क्या करना है ऐसे टाइम पे जब आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उस क्वेश्चन पे आपको एक काम करना है, तुक्का लगा के आना है। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, मान लीजिए वो सही होता है तो आपको +2 मार्क्स मिल जाएंगे। किसी व्यक्ति ने 50% प्रति वर्ष ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से 1024 रुपए 2 वर्षों के लिए उधार लिए। यदि ब्याज चक्रवर्ती ब्याज था तो ऋण अवधि को समाप्त पर उसे कितनी राशि का वापसी भुगतान करने को मिलेगा? दीपशिका, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे क्वेश्चन को एनटीए ने ड्रॉप कर दिया है।
लेकिन किसको यहाँ पर किसको +2 मार्क्स मिले होंगे? अगर आपने इनमें से किसी को भी टिक किया होगा, किसी एक को भी टिक किया होगा, तो आपको +2 मार्क्स मिल जाएंगे, भले ही ये क्वेश्चन गलत क्यों ना हो, एनटीए की तरफ से ड्रॉप क्यों ना किया गया हो। सही आंसर है इसका 5,120 रुपए, जो कि यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट बताई 1,024 रुपए, रेट बताया 50% बढ़ रहा है प्रति अर्धवार्षिक, ठीक है, 25 प्रति अर्धवार्षिक, तो निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे आपका P = 1 + R यानी रेट, कितने साल यानी N/100, सेम चीज है, यहाँ पर लागू करेंगे आप फॉर्मूला और निकल के आएगा 5,120 रुपए। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर करना शुरू करें अब। Which committee suggested transferring university and higher education from the state list to the concurrent list? किस समिति ने, यानी समिति वाले क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, किस समिति ने विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतरित करने का सुझाव दिया था? क्वेश्चन नंबर 11, AR वाडिया कमेटी, सप्रू कमेटी, भक्त वत्सलम कमेटी या कुठारी कमेटी? क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर है PN सप्रू कमेटी। PN सप्रू ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में अंतरित करने का सुझाव दिया था। ये क्वेश्चन PYQ में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जो क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड हो, यानी बार बार पूछे जा रहे हो, उनकी रिपीट होने के चांसेस काफी रहते हैं, इसलिए स्टार दे रही हूं। जिस भी क्वेश्चन में स्टार हो, समझ जाना कि ये प्रीवियस में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर ये जो शीट है, कल मैंने आपको 8 जनवरी का करवाया था, अभी 9 जनवरी चल रहा है अपना, ठीक है। 8 जनवरी 9 जनवरी 2025 दोनों के क्वेश्चन पेपर इसी सिंगल शीट में आपको मिल जाएंगे। विद्युतीय ट्रांसफार्मरों में से कौन से विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है? Which of the following toxic chemical is used in electrical transformers? जल्दी से आंसर करिए, कौन से विषैले रसायन का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर बिल्कुल सही है, पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय ट्रांसफार्मरों में पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग यूनिट, सैंपलिंग एरर या फिर सैंपल, क्या चीज होती है ये? इनमें से अगर दो भी चीजें अगर आपको आ गई ना प्रॉपर, तो आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक मैचिंग है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 13, और सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सैंपलिंग फ्रेम क्या चीज होती है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सैंपलिंग फ्रेम क्या है?
इसमें प्रतिदर्श तत्वों के चुनाव प्रक्रिया के किसी चरण पर अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध उसी तरह के पहचाने गए समष्टि के तत्व होते हैं। सैंपलिंग यूनिट क्या होती है? एक प्रतिदर्श का एक एकल सदस्य। प्रतिचयन त्रुटि क्या चीज होती है? सैंपलिंग एरर क्या होती है? ये तब होती है जब प्रतिदर्श समष्टि के लक्षणों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और लास्ट है सैंपल। सैंपल क्या है? नमूना। इसमें समष्टि पॉपुलेशन के कुछ तत्व होते हैं। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका डीआई का एक क्वेश्चन। चलिए मान लीजिए एग्जाम में कई बार ऐसी आती है, अभी ये थोड़ा इजी है, अभी एग्जाम में ही पूछी गई है। मान लीजिए अभी आगे आने वाले टाइम में मैं आपको टफ भी दिखाने वाली हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो क्या आंसर करेंगे? स्टक हो रहा है? एक बार ही रिफ्रेश कर लो सब लोग, एक बार रिफ्रेश कर लो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए इससे जुड़ा अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, जो ही रिफ्रेश कर लो बेटा, एक बार ही रिफ्रेश कर लो सभी लोग। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, रिफ्रेश कर लोगे तो सही आ जाएगा। ठीक है, सबको विजन प्रॉपर आ रहा है? रिफ्रेश कर लीजिए। एक तो गर्मी बहुत है ना, एक तो गर्मी का बहुत ज्यादा है, और दूसरी चीज है कि ना इस समय क्या रहता है, यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, उस वजह से भी थोड़ा इशू हो सकता है। तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया है, ईयर दिया गया है पहले, फिर यहाँ पर कॉलेजेस दिए गए हैं। कॉलेजेस कौन से हैं? कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, कॉलेज डी, कॉलेज ई। हर एक कॉलेज में दो तरीके के कैंडिडेट है, एक है बॉय और एक है गर्ल। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ई में, यूनिवर्सिटी ई कहाँ है, ये रहा, विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल जो कैंडिडेट है उनकी कुल संख्या ठीक उसी वर्ष के दौरान टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ई इज मोर देन 2600 फॉर एग्जैक्टली विच ईयर। यानी ई में आपको ये बताना है कि मान लीजिए 2018, 19, 20, 21, सिर्फ दो ई में ही करना है, 2022 और 2023। इसमें जब हम टोटल करेंगे, टोटल कैंडिडेट गर्ल्स बॉयज दोनों को मिला के, तो टोटल जो होगा, कौन सा ऐसा यहाँ पे ईयर है जिसमें 2600 से ज्यादा है संख्या, किसको, बॉयज एंड गर्ल्स को मिला के। तो आपको ये टोटल करना है, यहाँ टोटल करना है, टोटल करके फटाफट आंसर बताएंगे। 2600 से अधिक है कितने में? अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको टोटल डायरेक्टली देखोगे ना, तो ये 2000 इधर लिखा है, ये तो नेचुरल सी बात है, ये तो ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप यहां देखोगे 13 लिखा है, यानी यहां पर भी 2600 से ज्यादा ही दिख रहा है, दो तो यही हो गए, ठीक है। और अगर यहां देखो, यहां पर भी 1300 और 1360, यानी 2600 से ज्यादा यहां पर भी दिख रहा है। बाकी किसी में दिख रहा है? नहीं। तो अगर टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। सी होना चाहिए कि 20? एक बार टोटल करो जरा, 1300, 1320 टोटल करना है। किससे ज्यादा होना चाहिए? 2600 से ज्यादा होना चाहिए। तो पहली तो है, दूसरी 1100, 720 तो हो ही नहीं सकता, 650, 480 नहीं हो सकता, 1080, 1140 नहीं हो सकता। टोटल करो अगर 1080 और 1140, इससे कम है, ये इससे कम है, ये भी नहीं हो सकता। 1360, 1300 हो सकता है। इन्होंने सिर्फ किस पे गौर करना है? 2600 पे। इन्होंने कहा कि ऐसे कौन से ईयर हैं जिसमें 2600 से ज्यादा संख्या है। समझ में आ रही है ना बात? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 18 में, 22 में और 23 में। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां पर क्या पूछा है कि 2021 में महाविद्यालय डी में, 2021 कहां है? ये रहा। महाविद्यालय डी कहां है? ये रहा।
लड़कों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 2021 का मतलब है पिछला वर्ष कौन सा है? 2020। तो यहाँ पर 2021 का मतलब है डी में चले जाओ। लड़कों की संख्या की बात करें तो 1060 और 1280, ये दो संख्या है ना, क्योंकि पिछले साल की बात करी है तो 2021 है, 21 की संख्या दी है, पिछले साल का मतलब 2020। 2020 में थी 1280, घट गई, कितनी घट गई? 1060 हो गई। जब भी इस तरीके का परसेंटेज में कमी लिखी हो या वृद्धि लिखी हो कि कितनी हुई है, तो क्या करेंगे हम? 1280 माइनस 1060 करेंगे, यानी डिफरेंस पता करेंगे। अपॉन किसको लिखेंगे? पिछले साल। पिछला साल कौन सा था? 2020। तो 2020 का टोटल कितना था? 1280। हमेशा याद रखो पिछले साल से ही निकालोगे, इनटू कर दो 100। अब बताओ आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके अभी जनवरी में 9 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 9 जनवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना निकलेगा इस क्वेश्चन का आंसर? सिर्फ आपको इतना कर रहा है, 1280 में 1060 को माइनस करिए, मल्टीप्लाई करना है 100, नीचे डिवाइड करना है 1280। तो क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर है 17.2, या हम कह सकते हैं 17। क्यों? क्योंकि यहां लगभग लिखा है। अगर लगभग नहीं लिखा होगा तो जितने भी पॉइंट्स में आंसर होगा उसको लिखना है। अगर इन्होंने अप्रोक्सीमेट लिखा तो नियर अबाउट संख्या लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर ए। ठीक है ना? 15 के बाद 16 सॉल्व करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिन्होंने भी एग्जाम देना है सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, एवरेज निकालना है। महाविद्यालय ए में ए कहां रहा? ये रहा। 6 वर्षों में मिलाकर, यानी ये जितने भी वर्ष हैं उन सभी की बात कर रहे हैं। लड़कियों की औसत संख्या निकालनी है, गर्ल्स की ए में गर्ल्स की एवरेज निकालना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम में, वो बॉयज का निकालने लगते हैं। ये नहीं निकालनी है, आपने सिर्फ गर्ल्स की निकालनी है। तो गर्ल्स का मतलब है 720, 840, 1380, 1920, टोटल ऐसे ही लिखना है 1280 और 2880। इनको टोटल कर लीजिए। कितने वर्ष है यहाँ पे? 6 वर्ष है। तो जो भी हमारा टोटल आएगा उस टोटल को डिवाइड करिए 6 वर्ष से, आपका आंसर आ जाएगा, एवरेज निकल आएगा। अब जोड़ना है और डिवाइड करना है। देखते हैं कितने लोग फास्ट आंसर करते हैं। मैं टाइम स्टार्ट करी हूं। अब सिंपल सा एवरेज मैंने बता दिया है। ए यूनिवर्सिटी में टोटल भी लिख कर दे दिया है, आपको सिर्फ उसको जोड़ना है। जोड़ने की स्पीड कितनी है ये देखने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं मैम डीआई टफ आती है। भाई कुछ टफ नहीं होती, बस ये होता है कि क्वेश्चंस को बस थोड़ा घुमा देते हैं। एवरेज पूछ लिया या फिर रेशियो पूछ लिया या अभी जैसे इंक्रीज या डिक्रीज पूछ लिया, वो चीज होती है। टोटल करिए जरा। 728, 40, 100, 1380, 1920, 1280, 2880 जोड़ देंगे। टोटल कितना बना? कितने लोग अच्छा सच में सॉल्व कर रहे हैं? एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए जरा, कितने लोग सच में सॉल्व कर रहे हैं? अगर आप लाइव क्लास में सॉल्व कर रहे हैं ना, एग्जाम में आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, क्योंकि वो जो एक प्रेशर होता है ना कि एग्जाम में कैसे करेंगे, वो सारी चीजें यहां आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो आंसर करिए इस क्वेश्चन का। टोटल अगर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, टोटल किया, टोटल करने के बाद 6 से डिवाइड किया, क्योंकि 6 विश्वविद्यालय हैं तो यहां से 6 साल हैं तो 1720। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है पाठक जी, थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं। अभी 16 के बाद 17 आपने ही आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर करेंगे जरा। क्या लिखा है कि 2023 में, 2023 कहां है? ये रहा लास्ट में। सभी 5 विश्वविद्यालयों में मिलाकर लड़कों की औसत संख्या कितनी है?
अब ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करना है, इन्होंने कहा 2023 में सभी जितने भी कॉलेज हैं उनको मिला करके लड़कों की औसत संख्या बतानी है। हमने किस पे फोकस करना है, लड़कों पे, यानी 2460। ए में कितने हैं लड़के, 2460। बी में कितने लड़के हैं, 1960। सी में लड़के कितने हैं, 2340। डी में कितने हैं, 2440। और ई में कितने हैं, कई लोग लड़कियों को भी जोड़ देते हैं, वो नहीं करना है, इनको टोटल कर लीजिए। 5 महाविद्यालयों की बात करिए, टोटल करने के बाद जो भी हमारा टोटल होगा उसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 यहां पर कॉलेजेस हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 9020 टोटल। वेरी गुड भक्ति। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल देखेंगे, यहां पे टोटल करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2272। दो 2460, 1960, 2340, 2440, 2160। कहीं पर भी आपको लगे कि कुछ भी यहां पर गलती है, आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हो कि कहां पर भी कोई आपको इश्यू लग रहा है। ठीक है, तो मोनिका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर करना शुरू करें अब। अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ वेस्ले मैकलिन मॉडल इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। गुरदीप आ गया ना क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 18, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही है। सबसे पहले सूचना का सोर्स, सबसे पहले सोर्स क्या है, संचारक कम्युनिकेटर कौन है, जनसंचार संगठन जिसे द्वारपाल कहते हैं, यानी कि यहां पर देखना कि कौन से मैसेज को हमें भेजना चाहिए, किसको रोकना चाहिए। फिर हमारा ऑडियंस आ गई, यानी दर्शक। हमेशा फीडबैक हो, इवैल्यूएशन हो, किस में जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। तो सी आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, न्यायिकों के अनुसार उपनय किसे संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 19। अब मान लीजिए थ्योरेटिकल ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या आंसर करेंगे, जो ही क्वेश्चन नंबर 19। यही है लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का। कई लोगों के पास अभी भी कई लोग क्या कर रहे हैं, पुराने पीवाईक्यू उठा के काम कर रहे हैं। तो याद रखिए, अगर आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी ही है तो 2020, 21, 22, जितना हो सके 23 और 24। ठीक है, 2025 में जो पेपर हुआ था 2024 का ही दिसंबर का था। तो ये आपके 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 का ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नगत प्रकरण में प्रतीक उपस्थिति का जो है कथन है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मार्क इन द केस इन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी बात करी जा रही है, लेसन प्लान की। ये भी कहां का क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड। जनरली एग्जाम जब कैंडिडेट दे के आता है तो उनसे अगर पूछो कि कौन सी यूनिट का क्वेश्चन आया, तो वो जनरली ऐसे क्वेश्चन समझ ही नहीं पाता है कि कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके से दिए होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी यूनिट का है तो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान क्रोनोलॉजिकली। पाठ्य योजना के निम्नलिखित घटकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गुड इवनिंग विशाल, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 20। आपने कहा है बी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पाठ योजना यानी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सीखने के परिणामों को सबसे पहले क्या होती है, डिजाइनिंग होती है।
डिजाइन करने के बाद में हम किस तरीके का कंटेंट यूज करेंगे, शिक्षण शास्त्र का चयन, सेलेक्ट द पेडागोजी, डिजाइन इवैल्यूएशन करेंगे और लास्ट में निदान के तरीके डिजाइन करना। ऑप्शन यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर आपसे लेसन प्लान आ जाए तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो, यही मैं कहती हूँ कॉप, ये जो आपकी मीटिंग्स होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन में आया है 8 जनवरी में, अभी देखो इसमें फिर से डाल दिया। कॉप जो समिट्स हुए थे और उनकी लोकेशंस, कॉप 11, कॉप 13, कॉप 15, कॉप 19। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कॉप 11 मॉन्ट्रियल, कॉप 13 बाली, कॉप 15 हुई कोपेनहेगन में, कॉप 19 वार्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब बताइए ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है, अगर वो पता चल गया तो बाकी तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। बालक अपने माता पिता के समान होते हैं, कौन सी थ्योरी में है ये? प्रतीपगमन का जो सिद्धांत है, जो नियम है वो कौन सा है? लॉ ऑफ वेरिएशन कौन सा है? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपके 2025 अभी जनवरी 2025 में जो क्वेश्चंस हुए हैं वो हैं ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी बालक अपने माता पिता के समान होते हैं। समान होना, इक्वल होना, सिमिलैरिटी होना, तो सिमिलैरिटी का नियम आ जाएगा, इसी में ही कीवर्ड है इसका। बालक अपने माता पिता से अलग होते हैं, अलग होना यानी विभिन्नता यानी डिफरेंस, तो लॉ ऑफ वेरिएशन हो गया। बालक आगे जाने की बजाय औसत की तरफ गमन करते हैं, तो कहीं पर कहां पे गमन कर रहे हैं? औसत की तरफ, तो वो क्या हो गया? प्रतिगमन। प्रतिगमन का नियम लॉ ऑफ रिग्रेशन। और वहीं बालक ह्रासमान सुपैनिकी क्रम में वंशानुगत निधि प्राप्त करते हैं, गोल्टन की जैव-विधि, वंश लगा हुआ है और वहीं पर गोल्टन का भी वंशानुक्रम जो आपका जो सिद्धांत है। कीवर्ड पकड़ लीजिए, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ये समझ लो कि जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो किससे मिलता जुलता है। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गया आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23। आंसर करना शुरू करिए अब। पेरिस समझौते के अंतर्गत देशों का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को इस शताब्दी के अंत तक पूर्व औद्योगिक स्तर से किस सीमा तक सीमित रखना है? सही जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए 1.5 डिग्री से ऊपर सीमित रखने से, यहां क्या बोला? इतनी सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 इजी क्वेश्चन आ गया। 24 कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे तो आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट अप। VOIP ICT का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर करेंगे।
इसके लिए तो मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम चाहिए होगा। वी वॉइस, आगे ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर ए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। 25 अभी देखिए अपन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। 25 क्वेश्चन नंबर, territory sewage treatment is used to remove mostly following compound from the waste water. इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ए यानी नाइट्रोजेनस जो कंपाउंड है, और ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस कंपाउंड, फास्फोरस यौगिक। तृतीयक सीवेज उपचार का उपयोग अवशिष्ट जल से अधिकतर नाइट्रोजन यौगिक और फास्फोरस यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगर आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन आता है तो आपको पता है कॉन्ट्रेरी, नेगेटिव प्रपोजिशन, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सिर्फ कुछ नहीं है, सिंपल सा इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला है कि निष्कर्ष के लिए एक से अधिक आधार वाक्य पर आश्रित होने पर अनुमान को सन्निकट कहा जाता है। Inference is said to be immediate when more than one premise is relied upon for the conclusion. Two propositions are contradictory if one is denial of other. Sub contrary if they cannot be both true, through they may both be false. गलत है। सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, गलत नहीं हो सकते एक साथ। नकारात्मक तर्क वाक्य अपने विधेय पदों को वितरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सही आंसर है सी, यानी बी एंड डी ही सही है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। दो तर्क वाक्य विरोधाभास कहे जाते हैं यदि एक दूसरे को नकारते हैं या अस्वीकार करते हैं। विरोधाभास, ये सही है तो ये गलत होगा, ये सही है तो ये गलत होगा। वही निगेटिव प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट देरी प्रेडिकेट टर्म्स सही है। ऑप्शन नंबर बी एंड डी। 27 क्वेश्चन नंबर, वैज्ञानिक परिप्रेक्षा की पद्धति के आलोक में सही क्रम यानी साइंटिफिक इंक्वायरी का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपको बताना है। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, यूजीसी की साइट पर भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू समझिएगा, क्योंकि जो चीज अवेलेबल नहीं होती जल्दी जल्दी वही एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। या तो इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और या फिर क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 सबसे पहले कभी भी हम लेकर जाएंगे, सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या करना है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले समस्या की पहचान करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च का सबसे पहला ही क्वेश्चन यही है कि भाई हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पता चल जाए, फिर हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करेंगे। हाइपोथेसिस बनाने के बाद डेटा कलेक्शन करेंगे कि कहाँ से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, परिणामों की व्याख्या करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कि हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है या उसको मॉडिफाई करना है। तो जब भी इंक्वायरी, साइंटिफिक इंक्वायरी का करेक्ट ऑर्डर आ जाए तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 28। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले आया हुआ है, पैराडाइम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर करिए।
9 जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप, जो कि लेटेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, इंद्रजीत क्या होगा इसका क्वेश्चन का सही आंसर? वेरी गुड चंदन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। यह शोध की आधारशिला के रूप में सभी भव्य आख्यानों को स्वीकार करता है। इट एक्सेप्ट ऑल द ग्रैंड नरेटिव एज द फाउंडेशन फॉर द रिसर्च। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रतिमान के अंतर्गत कौन सी चीज गलत है? ये गलत है कि ये भव्य आख्यानों को स्वीकार करता है। उत्तर आधुनिकतावाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसने आधुनिकतावाद को चुनौती दी। 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन, कला, वास्तुकला आंदोलन के क्षेत्रों में फैलाया था। तो यहाँ पर जो सही है कि इसमें मूल पाठ विषयक पुनर्रचना के माध्यम से विषय को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निश्चितता समाधान के प्रति प्रतिरोध होता है। यथार्थता की निश्चित धारणाओं की स्वीकृति होती है। अगला क्वेश्चन 29, कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है। 29 आंसर करिएगा, टाइम हो गया अब। क्वेश्चन नंबर 29, सिद्धांत एटी और टी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए किए गए शोध का परिणाम है, जिसका उद्देश्य यह जानना था कि संप्रेषण चैनल के एक सिरे पर प्रेषक द्वारा निर्मित सूचना की इकाई किस प्रकार दूसरे सिरे पर प्रापक के लिए ईमानदारी पूर्वक पुनः उत्पादित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 किसका यह सिद्धांत है? क्रिटिकल थ्योरी, शेनन वीवर, गैबनर कल्टीवेशन थ्योरी या वॉल्टर लिपमैन थ्योरी? 29 का सही आंसर शेनन वीवर। शेनन वीवर गणितीय सिद्धांत है। यह संदेश भेजने पाने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। 1948 में अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन नाम के पेपर में प्रकाशित किया गया था। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको क्रोनोलॉजी लगानी है। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी मिलता जाएगा आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आएगा? बैच प्रोसेसिंग। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रोनोलॉजिकल इवैल्यूएशन यहाँ पर जो हो रहा है उसमें सबसे पहले आएगा बैच प्रोसेसिंग, फिर आएगा एकल यानी सिंगल यूजर टास्क, फिर आएगा मल्टी प्रोसेसिंग टास्क और लास्ट में आएगा रियल टाइम, यानी ऑप्शन नंबर बी रियल टाइम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन 31, पोस्ट इज परफॉर्म बाय। पोस्ट का निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, असेंबलर, बायोस या लिंकर? क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताएंगे। पोस्ट बायोस द्वारा किया जाता है। बायोस एक फर्मवेयर है। बायोस क्या है? एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर चालू होने पर सिस्टम हार्डवेयर
कंपोनेंट्स को आरंभीकृत और परीक्षण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले सबको सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। आपसे यह भी पूछा जाता है कि बूटिंग कहाँ होती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाल्कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि बूटिंग कहां पर होती है, रैम क्या है, रोम क्या है, इस तरीके की चीजें आती है। तो पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बायोस। 32 क्वेश्चन नंबर, ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी आपसे एक और चीज भी आती है यहां से, वो पूछा जाता है गुणात्मक, या जिसे हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव। ये क्या है, ये क्वालिटेटिव है। और पूछा जाता है कि गुणात्मक में क्या आता है, तो फेनोमेनोलॉजी यानी घटना विज्ञान आप क्या हो गया। फिर एक चीज पूछी जाती है ग्राउंडेड थ्योरी, वो भी किस में आती है, ग्राउंडेड, जिसे हम आधारिक कहते हैं, क्वालिटेटिव में आती है, याद रखिएगा अगर आ जाए। उसके अलावा एथनोग्राफी, यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो एक और भी है, एथनोग्राफी, जिसे हम नृजाति भी कहते हैं, नृजाति वर्णन। तो क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, सी एंड ई ओनली। सांख्यिकी प्रक्रियाओं के आधार पर निष्कर्षों का मार्ग प्रशस्त करना। ग्राउंडेड थ्योरी एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा ओपिनियन है जहां पर सांख्यिकी प्रक्रियाओं के आधार पर निष्कर्षों का मार्ग प्रस्तुत करते हैं या फिर संदर्भों को महत्वहीन मानता है। ऑप्शन नंबर ई, कंसीडर कॉन्टेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भाषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। कुबेर क्वेश्चन नंबर बेटा 33 बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन 33 क्वेश्चन हमने दिखाए, किस बुक में सेम टू सेम क्वेश्चन है। बुक्स होंगी आप लोगों के पास। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बुक पे डिपेंडेंट मत रहिए, गूगल पर सर्च करिए, वो क्वेश्चन सर्च करिए जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, उसी से ही जुड़े क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। सही आंसर देखिए, भाषा के प्रमुख कंपोनेंट कौन से हैं, सी, ए, बी, सी, डी। यानी फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान जिसे हम कहते हैं, सिंटैटिक्स यानी वाक्य विन्यास, डिस्कोर्स प्रवचन, सेमेंटिक शब्दार्थ विज्ञान, जबकि प्रैग्मेटिक्स जिसे हम व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं वो लैंग्वेज में कंपोनेंट में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन 34। इस क्वेश्चन पेपर में जो अभी आपका जनवरी में आया था, आपका अनुपलब्धि से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आए हैं। 34 एक क्वेश्चन नंबर है आपका, आंसर करने की कोशिश करिए। अद्वैत के अनुसार यह वो नहीं है किसको निरूपित करता है, प्राग भाव को, अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव की जहां पर बिल्कुल ही इस चीज की संभावना ना हो, अनन्य भाव या प्रध्वंस भाव को, यहां पर ये सारे अनुपलब्धि के ही टाइप्स है। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर देखिए सी, अनन्य भाव। यह वो नहीं है का प्रतिनिधित्व अनन्य भाव करता है। अनन्य भाव का मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होना या एक पदार्थ का दूसरे में ना होना। ये वो नहीं है, एक पदार्थ का दूसरे में ना होना क्या कहलाएगा, अनन्य भाव। अगला क्वेश्चन है 35। देखो टीचिंग के यहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। One must become teacher with intrinsic motivation, which is not the intrinsic motivation to become a teacher. अंतर्भूत अभिप्रेरण के साथ ही किसी को अध्यापक बनना चाहिए। अध्यापक बनने के लिए कौन सा अंतर्भूत अभिप्रेरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 सही आंसर है सी, बेहतर वेतन
ये इंटरनल आपका मोटिवेशन, इंटरनल क्या कि मेरे को कुछ अच्छा काम करना है, अंदर से आपकी मोटिवेशन आना चाहिए। तो ये संतुष्टि प्रदान करता है, ये बात सही है। डूइंग इट फॉर इट से कार्य करने के लिए करना, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दुर्गा थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ग्रोथ ऑफ वन सेल्फ, अपना विकास करना। तो शिक्षक बनने के लिए व्यक्ति में आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, उससे संतुष्टि मिलती है, स्वयं का विकास होता है, काम के प्रति लगाव होता है। शिक्षण आधुनिक समाज को सभ्य बनाने का आधारभूत स्तंभ भी होता है, लेकिन सुंदर वेतन आंतरिक प्रेरणा में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 36, यूडीएल का फुल फॉर्म बताएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीएल? क्लास टाइमिंग 8:30 बजे से रहेगी, 8:30 से 9 के बीच में आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस समय थोड़ा सा हीट वेव्स ज्यादा हैं और गर्मी की वजह से थोड़ा सा देखना पड़ता है कि सारी चीजें प्रॉपर हो, टेक्निकली नहीं तो प्रॉब्लम आने लगती है सिस्टम में। तो थोड़ा सा आप लोग टेलीग्राम वगैरह चेक कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ही मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 36 सही आंसर है बी, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। यूडीएल का फुल फॉर्म है इंक्लूसिव क्लासरूम में यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। 37 क्वेश्चन नंबर, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। प्रथम आकृति यानी अगर हम फिगर 1 की बात करते हैं AEE के प्रकाश में, तो क्या सत्य रूप से दावा किया जा सकता है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर A C and D सही है। मध्य पद मुख्य आधार वाक्य में वितरित है, इसमें अवैध मुख्य पद दोष है और मध्य पद गौड़ आधार वाक्य में वितरित होता है। कभी भी हमें क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में अगर हमें फिगर निकालना है तो हमें मिडिल टर्म्स का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से ही निकलेगा मोड एंड फिगर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा कथन ठोस सिद्धांत की विशेषता नहीं है? हाँ, इस तरह के जूही और क्वेश्चंस करवा देंगे। अभी तो क्वेश्चन पेपर और भी बाकी है ना, तो अपन उसी में कवर करते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन का आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 38, ठोस सिद्धांत की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी सिद्धांत को पूर्व में स्थापित ज्ञान के ढांचे या वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जनरली क्या होता है, जब अभी हम भी क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं तो अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई नेगेटिव चीज दी गई है या नहीं लिखा है या ओनली लिखा है या ऑलवेज लिखा है, समझ जाओ वो ऑप्शन गलत होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर गलत होने के चांसेस ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि सिद्धांत इस बात का अध्ययन है कि ध्वनि तरंगे कैसे बनती हैं और विभिन्न माध्यमों से गुजरती हैं। 1 मिनट, यहाँ पर ज्ञान या मान सिद्धांत के अनुरूप ज्ञान ठोस सिद्धांत की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के सभी टेक्निकल शिक्षा संस्थानों को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 39। अभी अगर आपको ये लग रहा है कि क्वेश्चंस पता नहीं कैसे हैं, टफ हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सेम ही पैटर्न आपको एग्जाम में दिखने वाला है। कहीं से भी आपको वहां पर ये नहीं लगने वाला है कि एग्जाम में सारा पेपर हमें आता है। फर्स्ट टाइम जब भी आप पेपर ओपन करोगे ना, जैसे ही आप सिस्टम पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, तुरंत ही आपको सबसे पहले यही आएगा कि मेरे को पेपर नहीं आता है। सबसे पहली थिंग यही आती है। तो ऐसे में घबराना नहीं है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ो, फिर उसको सॉल्व करना शुरू करो।
तो NPTEL, NCERT, NCTE, AICTE। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी AICTE। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। इन सब के भी फुल फॉर्म आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा गैस सबसे बड़ा, कौन सा देश सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जक है? और जिसको भी अच्छा लग रहा हो वीडियो, भाई बिना कहे वीडियो को एक बार लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। देखते हैं सही आंसर। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चाइना। वर्तमान समय में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में चीन सबसे ज्यादा है। चीन के बाद आपका यूएसए और फिर आपका हो गया इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41, इसकी शायद लिस्ट भी मैंने आपको दी थी। प्रोग्रामिंग भाषाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर आईसीटी। मान लीजिए हमें टफ क्वेश्चन आया, मैम हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये क्या करना है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है, लेंथी क्वेश्चंस हैं ये, एग्जैक्ट ऐसे ही एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है, कुछ डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। 41 क्वेश्चन नंबर, कितने लोग ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे? जरा एक बारी थम्स अप कर दो जरा। और कितने ऐसे हैं जो इन पे तुक्का मार के आएंगे? 41 क्वेश्चन नंबर। थैंक यू वेरी मच। लाइक करते रहो भाई, मेहनत लगती है इन सबको बनाने में, और आप लोग जब लाइक करते हो तो वो सारी थकान दूर हो जाती है उससे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी क्या सही है प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में? तो एल्गोरिथम चरणों की निश्चित संख्या में समस्या का समाधान करता है। एल्गोरिथम असेंबली लैंग्वेज निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है, और एल्गोरिथम यानी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके एल्गोरिथम को कार्यान्वित किया जाता है। तो ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 42 रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ALYCJWEHU के बाद क्या आएगा? सोनम ने कहा है FDT। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर है GFS। ए से आगे बढ़े, एक को छोड़ के सी पे आ गए। एल को हमने जहां पर आगे छोड़ा, एक पीछे चले गए, JKL। एक आगे बढ़ रहा है, एक +1 आगे बढ़ रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक +1 फिर से आगे, सॉरी एक माइनस फिर से हो रहा है। तो यही चीज है, -1 +1 और -1। सेम यहां पर भी आपका स्टेप चल रहे हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? 42 का सही आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए। 43 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हायर एजुकेशन को और हम किस नाम से जान सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 43, अगर हम उच्चतर शिक्षा की बात करते हैं तो इसे और किस नाम से जान सकते हैं हम? टेरिटरी एजुकेशन या तृतीयक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 44, एक्शन रिसर्च का जो करेक्ट ऑर्डर है यानी सीक्वेंस या कहा जाए स्टेप, आपको वो लगाने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 44, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? एक्शन रिसर्च के बारे में हमें पता है कि भाई हमने स्टेप्स लगा लिए, लेकिन अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का आ जाए कि किस तरीके से उसका पूरा एक्शन रिसर्च चलता है, तो कैसे लगाएंगे?
एक्शन रिसर्च को लगाइए जरा सिरे से। क्वेश्चन नंबर 44 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। सी का मतलब है सबसे पहले क्या आएगा, किसी भी चीज में जैसे मैंने कहा क्वेश्चन की जरूरत है, वैसे ही इंट्रोडक्शन, उद्देश्य और मैथोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात में क्या आएगा, परिणाम आएगा। परिणाम के बाद हस्तक्षेप का प्रभाव आएगा, व्याख्या आएगी और लास्ट में सजेशंस आएंगे यानी सुझाव आएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 मान लीजिए मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका भी आंसर हम आपको दिखाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए इसका सही आंसर। इन्होंने कहा है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या है, मूलधन 1 लाख रुपए, वार्षिक ब्याज दर 10%, 1 लाख रुपए 10% वार्षिक दर, प्रति वर्ष ब्याज चुकाए जाने की जो संख्या है अर्धवार्षिक। तो सेम है, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, रखेंगे यहां पे प्रिंसिपल को, जो हमारा रेट है वो यहां आ गया, अर्धवार्षिक के रूप में है, 2 into 1 हो गया। सॉल्व करेंगे, सिंपल सी चीज है, कभी भी मैथमेटिकल सॉल्व करने लगो तो वहां पे मैथमेटिकल सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि सेम क्वेश्चन यूज करो और अलग अलग यहां पे आप क्या करो, सेम क्वेश्चन, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो सेम क्वेश्चन लिखो लेकिन अलग अलग वैल्यू के साथ, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो इस फॉर्मूले के साथ में, ठीक है, तब आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 हायर एजुकेशन में आपके आर्टिकल्स भी आते हैं, तो यहां पर आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एन ई ओनली। एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, समवर्ती सूची में, बात सही है। और ऑप्शन नंबर ई, जो भी शिक्षा उपकर संग्रह किया जाता है वो किसको दिया जाता है, केंद्र सरकार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 कंप्यूटर, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, उसका एग्जाम्पल बताइए। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 47 करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए। सुपर कंप्यूटर है क्रे 1, मेन फ्रेम आईबीएम, मिनी कंप्यूटर पीडीपी, माइक्रो कंप्यूटर आईबीएम पीसी। 47 विशाल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48। अब आप कहेंगे मैम 48 क्वेश्चन में कैसे आ गए, हमने तो भी आरसी नहीं सॉल्व करी। तो गाइस क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको बताया था 8 और 9 जनवरी की सारी थ्योरी है, प्लस यहाँ पर मैंने 9 जनवरी का डीआई भी डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48। कुछ क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व करवाए हुए, जो बचे थे वो अब हम कर रहे हैं। फिर से है टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अध्यापन के संबंध में कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 48। जूही ने कहा है डी, पार्वती ने कहा है ए। 48 का सही आंसर है डी, ए एन ई ओनली।
टीचिंग के संबंध में कौन सी चीज यहाँ पर सही है, ए और ई, यानी टीचिंग और लर्निंग इंटीग्रल रिलेटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है। दूसरा है अध्यापन एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है इंद्रजीत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, लर्निंग प्रोग्रेशन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लर्निंग, यानी सीखने की प्रगति को व्यवस्थित कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, सीखने की प्रगति, नई स्थिति में जानकारी का उपयोग करें, एक्सप्लेन आइडिया और कॉन्सेप्ट। पवन थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। अगला है आपका यहां पर ऑप्शन, ड्रॉ कनेक्शन, संबंध स्थापित करना, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस न्यू वर्क। क्वेश्चन नंबर 49 सही आंसर देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले क्या आएगा, तथ्यों सूचनाओं को याद करना। सीखने की प्रगति में सबसे पहले रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन आइडिया और कॉन्सेप्ट, यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, संबंध स्थापित करना यानी ड्रॉ कनेक्शंस की, क्या यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है सूचनाओं फैक्ट्स में, फिर प्रोड्यूस न्यू वर्क। क्वेश्चन नंबर 50, मीडिया संचार लेखक और उनकी पुस्तकें। देखो भाई किस लेवल तक ये लोग क्वेश्चन पेपर इस समय पूछ रहे हैं, आपके सामने हैं। अभी क्या है कि यहां पर हो सकता है कि आपके सामने स्टुअर्ट हॉल या नील पोस्टमैन पूछ लिया, हो सकता है अगले में फिर से यही वाला क्वेश्चन पूछ ले, वो भी स्टेटमेंट में कि नील पोस्टमैन की कौन सी बुक थी या एल्विन टॉफलर की कौन सी बुक थी। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के सामने, देखते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। स्टुअर्ट हॉल की कौन सी है, कल्चरल स्टडी टू पैराडाइम इन अ मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी, स्टुअर्ट हॉल की। नील पोस्टमैन की कौन सी है, टेक्नोपॉली, द सरेंडर ऑफ कल्चर टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। फ्यूचर शॉक आपका एल्विन टॉफलर की कौन सी है, फ्यूचर शॉक है। और रोलैंड बार्थेस की है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, एंशिएंट यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन आपके सामने। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बनारस, नवदीप। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बनारस, नवदीप। क्वेश्चन नंबर 51, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तक्षशिला ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र, नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र, विक्रमशिला तांत्रिक बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बनारस नवदीप संस्कृत विद्या के प्रमुख संस्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आप लोग। 52 क्वेश्चन नंबर, अभी ये किधर से आया है क्वेश्चन, देखो जरा, बता सकते हो कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है, कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है। द मैकब्राइड रिपोर्ट किस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। यानी अब ये बुक्स भी पूछ रहे हैं, जीके भी पूछ रहे हैं। हम लोग कहते हैं करंट अफेयर नहीं आते हैं, भाई करंट अवेयरनेस से भी पूछ रहे हैं। अब ये तो किसी बुक में नहीं है आपके सामने, किसी भी बुक में सर्च कर लीजिए उठा करके, लेटेस्ट बुक ले लीजिए, पुरानी बुक उठा लीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में कहीं लिखा हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैनी वॉइस वन वर्ड। मैकब्राइड रिपोर्ट अनेक आवाजें एक दुनिया शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 53। अब ये देखिए जरा, यहां पर रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। दो तीन तरीके के कोड है। पहला है अर्जुन इज वॉकिंग टू स्कूल इज कोडेड एज, अर्जुन इज वॉकिंग टू स्कूल को इस तरीके से कोड किया जाता है NASIAGDRVI। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि कृष्णा इज स्पीकिंग टू अर्जुन को कोड किया जाता है KTKDRSINA। तीसरा स्टेटमेंट कि स्कूल इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ कृष्णा को कोडिंग करी जाती है ऐसे। यानी तीन तरीके की यहाँ पे कोडिंग दी गई है और आपको उनमें से छांट के क्या बताना है कि वॉकिंग को किस तरीके से लिखेंगे। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। सर्च करिए जरा सा, इस क्वेश्चन को सर्च करिए, टाइम मिल रहा है आपको सर्च करने का। क्वेश्चन नंबर 53 आपने कहा है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। तो यहां पर वॉकिंग के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी AG। क्वेश्चन नंबर 54 एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। निम्न देशों को उनके आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप भूमि क्षेत्रों के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। 54 क्वेश्चन नंबर। कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ रहे हैं जो आपका जनवरी में आया है। 9 जनवरी का ये क्वेश्चन पेपर है, 9 जनवरी 2025। जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको चाहिए JRF, जिनको चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, जिनको PhD करनी है, वो सारी चीजें आपको इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू ही मिलेंगी। पूरा पैटर्न मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी के सामने, आंसर करना शुरू करिए अब। सही क्रम में लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द लैंड एरिया यूज फॉर ग्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। पार्वती होम साइंस का लग रहा है। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये करंट अवेयरनेस में है। अंतिम उत्तर कुंजी में यूजीसी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया, जबकि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर दक्षिण अफ्रीका, चीन, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सही है। लेकिन फिर भी इसको ऑप्शन को हटा दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 55 डेफिनेशन कंटिन्यू आ रही है कि कौन सी परिभाषा किसी संकल्पना को अधिक तीक्ष्ण रूप से प्रस्तुत करके अनेकार्थकता और स्पष्टता को समाप्त करने के लिए निर्मित की गई है। क्वेश्चन नंबर 55 स्टिपुलेटिव, प्रिसाइजिंग, थ्योरेटिकल, पर्सुएसिव। 8 जनवरी को पेपर में थ्योरेटिकल वाली डेफिनेशन पूछी गई थी। अब ये क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रिसाइजिंग, परिशुद्धिकरण या सटीक परिभाषा। एक अवधारणा की सीमा को तेज करके अस्पष्टता को कम करने के लिए डिजाइन की गई। प्रिसाइजिंग, सटीक परिभाषा। 56 क्वेश्चन नंबर के लिए आपको आरसी सॉल्व करना पड़ेगा भाई। 56 क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का किधर लिखा है। किसका नृत्य की मांग के रूप में अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है और अनुच्छेद में उल्लेखित संज्ञानी वैज्ञानिक कौन है। क्वेश्चन नंबर 56, 57। ध्यान से इन दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम चलते हैं पैसेज में। आप कहते हो पैसेज में क्या आता है, तो अभी पैसेज में भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। इनमें से कौन सा डिमांड ऑफ डांस के रूप में यहाँ पर उल्लेखित नहीं है और कौन सा कॉग्निटिव साइंटिस्ट मेंशन है यहाँ पे। तो वैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन इन न्यूयॉर्क में अगर हम बात करें तो कौन सी दिख रही है यहाँ पे, हेलेना ब्लूमैन। हेलेना ब्लूमैन दिख रही है यहाँ पे। आपके हिसाब से क्या होगा, हेलेना ब्लूमैन यहाँ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ हो गया डी। यहाँ पे क्या चीज है कि किसके बारे में इन्होंने लिखा है कि नृत्य की मांग के रूप में अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है, पैराग्राफ में नहीं है। तो क्या चीज नहीं है,
यहां पर इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। या फिर 57 क्वेश्चन नंबर, सारी चीजें आपकी इसी में से ही निकलेंगी। अभी ये शीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ वेबसाइट पे। सब लोगों के पास आई होप कि वेबसाइट अवेलेबल होगी। वेबसाइट में ये सारी की सारी क्वेश्चंस पेपर मैं लगा रही हूँ, इसका भी आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन पेपर, ये जो अभी आपके सामने है। अब ये आप लोग डाउनलोड करना, पढ़ना इसको और सॉल्व करना। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को अगर लाइक नहीं किया भाई लाइक कर लो, शेयर नहीं किया शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और जाने से पहले क्या करना है, आपको फीडबैक देना है कि आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी। ठीक है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग दे सकते हो। 56, 57, 58, 59 कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। 56, 57, 58, 59 ये रहा पैसेज, तुरंत यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।